तो कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस की यूनिट नंबर 110 से, जो सबसे खतरनाक बस इसी वजह से थी क्योंकि उनका लीडर खुद जैक रीचर है। अभी वो सालों बाद एक दूसरे के साथ बहुत ही जरूरी मिशन के लिए आए होते हैं, जिसके बारे में ही डिस्कस करते हुए जब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तभी काफी सारे बाइकर्स उन्हें जान से मारने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। उस दौरान आते ही उन लोगों के लीडर ने सबसे पहले टीचर और उसके साथियों की बंदूक और मोबाइल छीन लिए थे, मगर वो इस बात को नहीं जानते थे कि टीचर और उसके साथियों को किसी को भी जान से मारने के लिए बंदूक की जरूरत है ही नहीं। अभी टीचर और उसके साथी अपनी बंदूक और अपनी मोबाइल बड़े आराम से उन लोगों को दे देते हैं, पर तभी अचानक रीचर उनके लीडर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और इसके कुछ पलों बाद ही रेस्टोरेंट के बाहर का शांत माहौल हड्डियों के टूटने की आवाज से गूंज उठता है। इसके बाद चंद पलों बाद ही रीचर और उसके साथियों ने बाइकर गैंग को बुरी तरह से पीटकर जमीन पर बिछा दिया था, जिसके बाद रीचर एक घायल मेंबर के फोन को लेकर उनके बॉस को कॉल करता है, जिसने उस बाइकर गैंग को रीचर और उसके साथियों को जान से मारने के लिए भेजा था। तो वो आदमी थोड़ा सा डरते हुए रीचर से कहता है कि तुम मेरे पीछे आना छोड़ दो, बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। ये सुनने के बाद रीचर उससे कहता है तो मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से फेंकना चाहता हूँ, मगर क्यों? दरअसल कुछ दिनों पहले शॉन नाम के इस बंदे ने रीचर के एक साथी को किडनैप करके बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करा था। वो बार बार रीचर के साथी से किसी पेन ड्राइव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रीचर का वो साथी शॉन को पेन ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बार बार शॉन को रीचर और उसके बाकी सारे साथियों की धमकी देने लग जाता है। इससे गुस्से में आकर शॉन एक सरिया से उसकी टांगे तोड़ देता है और बाद में उसे एक हेलीकॉप्टर से पहाड़ों के इलाकों पर ले जाकर नीचे फेंक देता है। उस दौरान रीचर का वो साथी पहाड़ों पर मौजूद पेड़ों की झाड़ियों से टकराता हुआ सीधा आकर जमीन पर गिरा था और उसकी एक बहुत ही खौफनाक मौत हो गई थी। फिर इस दौरान रीचर एक शहर में था जो 3 साल पहले मार्ग्रेव गांव से अपने भाई की मौत के केस को निपटाकर यहाँ आ चुका है और पहले वो मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, पर अब वो एक ऐसे साधारण इंसान की तरह रहता है जिसके पास खुद का मोबाइल भी नहीं है। खैर अभी जब रीचर कपड़े खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है तो वहाँ पर उसके पास कैश थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसीलिए वो पैसे निकालने के लिए करीबी एटीएम पर पहुंच जाता है। उस समय पर एटीएम में से एक बहुत ही डरी हुई औरत पैसे निकाल रही थी, जिसके चेहरे पर मारपीट के निशान भी थे, इसीलिए रीचर उसको देखकर समझ जाता है कि पक्का उस औरत के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तब आसपास अपनी नजरें घुमाने पर रीचर को सामने एक गाड़ी दिखाई देती है और उस औरत से बात करने पर रीचर को ये बात समझ में आ जाती है कि पैसे निकालने के लिए उसे धमकाया जा रहा है। ये बात समझ आते ही रीचर उस गाड़ी में बंदूक लेकर बैठे हुए इंसान के ऊपर तुरंत हमला करता है और कुछ ही मुक्कों में उसको जमीन पर बिछाने के बाद रीचर की नजर गाड़ी में पीछे बैठे एक बच्चे के ऊपर पड़ती है। असल में ये बंदा उस औरत के बच्चे को किडनैप करके उससे पैसों की डिमांड कर रहा था, जो समझ आते ही रीचर उस बच्चे को उसकी मां को वापस करके एटीएम में से पैसे निकालता है, पर तभी उसकी नजर एटीएम की रिसिप्ट के ऊपर पड़ती है जिस पर एक अजीब सा नंबर देखकर रीचर हैरान हो गया था। तो वो जल्दी से स्टोर में जाकर अपने लिए कपड़े खरीदता है और दुकान के ओनर से ही उसका फोन लेने के बाद अपनी नैगली नाम के एक दोस्त को कॉल करता है, जिसने ही रिसिप्ट पर रीचर को उसको कॉल करने के लिए एक सिग्नल भेजा था और चाहती थी कि रीचर न्यूयॉर्क में आ जाए, क्योंकि पहले उनके यूनिट में उनके साथ काम करने वाले केल्विन फ्रांस नाम के एक बंदे का किसी ने मर्डर कर दिया था। ये बात सुनते ही रीचर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए तुरंत ही न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाता है। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड सीजन है और इसका फर्स्ट सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर इस वाले सीजन का पहले वाले सीजन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जो लोग इसको डायरेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं वो इसको डायरेक्ट भी एंजॉय कर सकते हैं। अब वैसे पुराने दिनों में रीचर यूएस आर्मी में एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था और यूनिट नंबर 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम को लीड करता था। खैर भी प्रेजेंट टाइम में रीचर न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में नैगली से मिलता है और केल्विन के बारे में बात करते हैं, जिसकी लाश पहाड़ों में मिली थी। और नैगली की बातों से अभी रीचर को पता चलता है कि केल्विन की पत्नी के मुताबिक वो 1 हफ्ते से घर पर नहीं लौटा था और बाद में ट्रैक करने गए 2 स्टूडेंट्स को उसकी लाश उस जंगल में मिली और केल्विन असल में वही आदमी था जिसको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंककर जान से मार दिया था। तब नैगली टीचर को बताती है कि केल्विन काफी दिनों से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे नैगली से किसी बहुत ही जरूरी मिशन के बारे में बात करनी थी, मगर नैगली अपने किसी दूसरे बहुत ही जरूरी मिशन की वजह से उससे बात नहीं कर पाई और बाद में अचानक से उसे केल्विन की मौत के बारे में पता चला। तो टीचर नैगली की बातों को सुनने के बाद इस चीज को समझ जाता है कि मरने से पहले केल्विन किसी बहुत ही जरूरी मिशन पर काम कर रहा था। इसके बाद रिपोर्ट्स में केल्विन की फोटो को देखकर टीचर को ये बात भी पता चल जाती है कि उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने से पहले बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और उस टॉर्चर के दौरान उसकी टांगे भी तोड़ दी गई थी। मगर अफसोस की बात ये थी कि रीचर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार केल्विन का कत्ल क्यों और किसने करा। इसलिए अब वो नैगली के साथ इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला करता है, जिससे पहले नैगली रीचर को उनके एक और टीम मेंबर के बारे में बताती है, जो खुद भी नैगली के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था और हो सकता था कि शायद उसकी जान भी खतरे में हो। तब रीचर नैगली को टेंशन न लेने को कहकर सबसे पहले केल्विन की बीवी के पास जाकर उससे बात करने की सलाह देता है। मगर अभी जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो पास की अलग अलग गाड़ियों में से रूसो और केजे नाम के अलग अलग बंदे रीचर का पीछा कर रहे थे और फिलहाल के लिए केजे ने अपने बॉस शॉन को कॉल करके बता दिया था कि नैगली अभी अभी रीचर से मिली है, जिस बारे में जानने के बाद शॉन उसको लगातार रीचर के ऊपर नजर बनाए रखने को कहता है और इस बात से अनजान रीचर फिलहाल के लिए नैगली के साथ केल्विन के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था।
तब रास्ते में टीचर और नाइगली डेविड नाम के एक बंदे से कांटेक्ट करके उसको भी अपने मिशन के बारे में बताते हैं, जो सुनने के बाद डेविड खुद भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद रिचर्ड और नाइगली जब केल्विन के घर पर पहुंचते हैं तो केल्विन की बीवी एंजेला से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री को छोड़ने के बाद केल्विन एक बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ काम करता था, लेकिन अपने बेटे के पैदा होने के बाद केल्विन ने वो नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। ये बताने के बाद एंजेला रिचर्ड को ये भी बताती है कि केल्विन अक्सर रिचर्ड के बारे में बात करा करता था और उसके मन में रिचर्ड के लिए सचमुच बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। ये बात जानने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तब एंजेला उसे केल्विन के ऑफिस की चाबियां भी दे देती है ताकि वो वहाँ पर जाकर भी चीजों को तलाश कर सके। हालांकि एंजेला के हिसाब से पुलिस वाले पहले वहाँ पर छानबीन कर चुके थे पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। तब चाबी को लेकर रिचर्ड और नाइगली वहाँ पर से निकल जाते हैं, पर बाहर निकलते ही रिचर्ड की नजर एक काली गाड़ी के ऊपर पड़ती है जो उसने रेस्टोरेंट के पास भी देखी थी, इसीलिए वो नाइगली को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मगर नाइगली को इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और इसे एक मामूली सी बात समझकर टाल देती है। इसी दौरान केजे को ये बात पता चल जाती है कि टीचर और नाइगली न्यूयॉर्क में कहां पर रुके थे, इसीलिए वो अपने बॉस जॉन को इस बारे में वापस से बताता है, जो बात जानने के बाद जॉन उसको होटल पर नजर बनाकर रखने को कहता है। इधर टीचर और नाइगली जब केल्विन के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा का पूरा ऑफिस उलट पुलट पड़ा था, मानो कि किसी इंसान ने कोई बहुत ही बारीक चीज ढूंढने के लिए वहाँ की तलाशी ली हो, लेकिन वो बारीक चीज उसके हाथ में ना लगी हो। तभी नाइगली को इस बात का भी एहसास होता है कि एंजेला ने उन्हें जो चाबी दी थी वो असल में केल्विन के ऑफिस की नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस के किसी पब्लिक लॉकर की है और वो पोस्ट ऑफिस केल्विन के ऑफिस के सामने ही मौजूद था। इससे नाइगली और रिचर्ड को ये बात तो समझ आ जाती है कि केल्विन ने पक्का उस लॉकर के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ही जरूरी छुपाया होगा, इसीलिए वो तुरंत ही पोस्ट ऑफिस की तरफ भागते हैं। मगर शाम हो जाने की वजह से अब तक पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था, इसलिए अब वो दोनों वहाँ पर अगले दिन आने का फैसला करके अपने होटल में जाकर कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एएम नाम से जाने वाला एक शख्स जिसका नाम एड्रियान था, वो लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर अपने पुराने पासपोर्ट को जला देता है और एक सीक्रेट जगह पर दो लोगों से मिलने के बाद उनसे एक नया पासपोर्ट ले लेता है। दरअसल एएम नहीं चाहता था कि उसकी असलियत के बारे में किसी को पता चले, इसीलिए उन दोनों आदमियों से पासपोर्ट लेने के बाद वो उन दोनों आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। इधर सुबह होने के बाद नाइगली और टीचर भी पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए थे, जिस दौरान नाइगली जाकर वहां के ऑफिसर का ध्यान भटकाती है और टीचर लॉकर्स के पास जाकर अलग अलग लॉकर में चाबी लगाते हुए उन्हें खोलने की कोशिश करने लग जाता है। जिस दौरान एक बूढ़ी डुकरिया को उसके ऊपर शक हो जाने की वजह से उसने टीचर की कंप्लेन ऑफिसर से कर भी दी थी, पर तभी किस्मत से टीचर की चाबी एक लॉकर में लग जाती है और वो तुरंत ही उसमें पड़े सारे के सारे लिफाफों को उठाकर नाइगली के साथ अपनी गाड़ी में आके उन्हें चेक करने में लग जाता है। तब उनमें से एक लिफाफे में उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिलती है, मगर नाइगली के पास उस समय पर उस ड्राइव का कनेक्टर न होने की वजह से उस ड्राइव को चेक नहीं कर पाते और इसके बाद उनके अपने होटल में लौटने पर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी उन दोनों का कमरा भी केल्विन के ऑफिस की तरह उलट पुलट पड़ा था, जिससे कि वहां पर आकर किसी ने वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश करी हो। तब वो दोनों तुरंत ही कमरे की तलाशी लेने लग जाते हैं और तब वहां पर उन्हें उनका साथी डेविड दिखाई देता है, जो सफाई देते हुए बताता है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो उन लोगों का कमरा पहले से फैला हुआ था। तब डेविड से बात करने के बाद उन्हें ये बात भी पता चलती है कि डेविड ने भी अब तक शादी कर ली थी, जिसके बाद से परिवार की टेंशन की वजह से उसने खुद भी खतरों से खेलना छोड़ दिया है। क्या इसके थोड़ी देर बाद नाइगली किसी तरह से कनेक्टर का जुगाड़ करके केल्विन की हार्ड ड्राइव को अपने लैपटॉप में खोलती है, लेकिन पेन ड्राइव के कनेक्ट होते ही उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आ गया था और अगर 2 मिनट के अंदर सही पासवर्ड डालकर उसको खोला नहीं जाता तो उसके अंदर का सारा डेटा अपने आप इरेज हो जाता। ये देखकर नाइगली, रिचर्ड और डेविड तीनों ही परेशान होने लग जाते हैं और काफी देर सोचने के बाद नाइगली रिचर्ड का नाम पासवर्ड में डालती है, जो एकदम सही पासवर्ड था। ये देखकर रिचर्ड को केल्विन के लिए और ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो अपना मन पूरी तरह से बना लेता है कि वो केल्विन के कातिलों को किसी भी गली नाली या फिर कूचे में से ढूंढ कर निकालेगा और कुत्ते की मौत मारेगा। क्या अभी हार्ड ड्राइव के अंदर उन्हें ऐसे लोगों के नाम मिलते हैं जो ए से शुरू होकर एम पर खत्म होते थे। इसका सीधा लेना देना उस एयरपोर्ट वाले आदमी से था, मगर अभी रिचर्ड और उसके साथियों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ अजीब से नंबर्स की लिस्ट भी थी, जिन्हें देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तब डेविड उन्हें सुझाव देता है कि उन्हें इन नंबर्स को डिकोड करने के लिए अपने पुराने साथी टोनी की मदद लेनी चाहिए। इस पर रिचर्ड भी मान जाता है, लेकिन टोनी के घर जाने पर वहाँ का नजारा और भी खौफनाक था, क्योंकि वहाँ पर टोनी का कुत्ता बाथरूम में मरा हुआ था, जिसकी मौत काफी दिनों से खाना पीना न मिलने की वजह से हुई थी। इससे रिचर्ड को इस बात पर यकीन हो जाता है कि टोनी को भी पक्का मार दिया गया होगा, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने पेट को इस हालत में तो नहीं छोड़ता कि उसे अपने आखिरी समय पर टॉयलेट का पानी पीकर मरना पड़े। तब रिचर्ड को ये बात तो साफ होती जा रही थी कि उनका कोई बहुत ही खतरनाक और पुराना दुश्मन उनकी यूनिट के सभी लोगों के पीछे लगा हुआ है और एक एक करके सबको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिचर्ड तो इस बात से डरने की बजाय थोड़ा सा खुश हो गया था, क्योंकि अगर ऐसा है तो लोग रिचर्ड को खत्म करने के लिए उसे भी ढूंढते हुए आएंगे और रिचर्ड को उन्हें पकड़ने में और ज्यादा आसानी होगी।
खैर अभी टोनी के घर से बाहर निकलते ही टीचर को वापस से वही काली गाड़ी दिखाई देती है जो उनका पीछा कर रही थी और तब टीचर बिना वक्त गवाए सीधा जाकर गाड़ी के बोनट पर लात मारता है जिससे गाड़ी का एयरबैग खुलने से रूसो की नाक टूट गई थी और अभी उसके कुछ बोलने से पहले ही टीचर ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर मार मार कर बेहोश कर दिया था। पर अभी जैसे ही नाइकली उसके सामान को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रूसो असल में कोई गुंडा नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का ही एक पुलिस ऑफिसर है और केल्विन के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने का सारा जिम्मा उसके सर पर है। अब ये बात पता चलते ही टीचर तुरंत ही अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पर से निकल जाता है क्योंकि रूसो उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जेल में डाल सकता था और अब रीचर और उसके साथियों को पुलिस और कातिलों दोनों से बचना है। इसीलिए अब वो लोग अपने पुराने होटल को छोड़कर एक नई गाड़ी लेने का भी फैसला करते हैं और उस दौरान होटल में वापस आते समय टीचर की मुलाकात कार्ला से भी होती है जो खुद भी पहले उन्हीं की टीम में हुआ करती थी और फिलहाल के लिए वो टेक्सास के एक मिशन को खत्म करके यहाँ पर लौटी थी जिस दौरान उसे केल्विन की मौत के बारे में पता चला और तब वो रीचर और उसके बाकी सारे साथियों के बारे में पता करते हुए उन तक पहुँच गयी। फिर भी कार्ला के आ जाने के बाद रीचर कार्ला की ही फेक आईडी का इस्तेमाल करके एक नई गाड़ी को रेंट पर लेता है ताकि पुलिस वाले उन्हें ट्रैक ना कर सके और तब वो लोग कार्ला को भी अब तक की सारी अपडेट्स के बारे में बताते हैं और उस दौरान रीचर का अंदाजा ये था कि पक्का उनके टीम मेंबर्स के पीछे ऐसा कोई बंदा पड़ा हुआ है जिसका नाम ए से शुरू होकर एम पर खत्म होता है। अब वैसे अभी केजी भी लगातार उनका पीछा करे जा रहा था और फिलहाल जब वो लोग न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी के लिए रवाना होते हैं तो केजी इस बारे में तुरंत ही शॉन को कॉल करके बता देता है जिसने इस बात को जानते ही टीचर और उसके साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करने का हुक्म दे दिया था। इधर टीचर और उसके साथी असल में अटलांटिक सिटी में अपने एक और साथी जॉर्ज के पास आए थे मगर उसके ऑफिस में जाने पर वो ऑफिस भी उन्हें पूरी तरह से बर्बाद मिलता है जहाँ की हालत को देखकर सब लोग और ज्यादा टेंशन में आ गए थे। पर तभी किस्मत से टीचर की नजर एक फोटो के ऊपर पड़ती है जिसमें जॉर्ज मोलिना नाम की एक औरत के साथ था। तब वो लोग मोलिना को ढूंढते हुए एक बार में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का बारटेंडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और पीछे के रास्ते से मोलिना को वहाँ पर से भगा देता है। उस दौरान बारटेंडर के साथ ही टीचर और नाइली को अपने साथ एक कमरे के अंदर लेकर आ गए थे जहाँ पर बारटेंडर ने काफी सारे मुस्टंडों को खड़ा करके रखा होता है मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रीचर और नाइगली को तो अपना गुस्सा निकालने के लिए लड़ाई करने का बस एक मौका चाहिए था और अभी मौका मिलते ही वो लोग वहाँ पर मौजूद लोगों की हड्डी पसली तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इधर जब मोलिना बाहर से भागकर बाहर जाती है तो डेविड और क्लारा उसको बाहर देखते ही उसके पीछे लग जाते हैं और जैसे तैसे उसको भी पकड़ लेते हैं। खैर अभी मोलिना से बात करने के बाद उन्हें केजी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसके चेहरे के ऊपर एक जख्म का निशान था और वो जॉर्ज के गायब होने के बाद मोलिना के पास आकर बार बार उससे किसी पेन ड्राइव के बारे में पूछता रहता था जो शायद जॉर्ज ने मोलिना के पास छुपाई हो सकती थी। इतना बताने के बाद मोलिना ये बात भी बताती है कि एक हफ्ते पहले केल्विन और रीचर की टीम का एक और साथी मैनुअल भी उसी बार में जॉर्ज से मिलने के लिए आया था और उसके कुछ समय बाद जॉर्ज के पास एक फोन आने पर वो वहाँ पर से चला गया था और उस फोन कॉल के दौरान वो 650 और 100 जैसे नंबरों का जिक्र कर रहा था। हालांकि रीचर और उसके दोस्तों को इन नंबरों का मतलब समझ में नहीं आता पर रीचर के दिमाग में एक पुराना मिलिट्री कोड या फिर हिसाब किताब घूमने लगता है जिसको अच्छे से याद करने के बाद रीचर को लगने लग गया था कि शायद ये नंबर किसी फ्रॉड के बारे में है और वो फ्रॉड पक्का $65 मिलियन का होगा। इसीलिए इस बारे में और ज्यादा छानबीन करने के लिए वो लोग सीधा एक कसिनो में पहुंच जाते हैं जहां पर जॉर्ज और मैनुअल दोनों काम करा करते थे और हो सकता था कि शायद वो फ्रॉड पक्का कसिनो से रिलेटेड हो। मगर जब वो कसिनो के डायरेक्टर राइट से इस बारे में बात करते हैं तो राइट के हिसाब से उनके किसी भी कसिनो में ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था और उनके रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर थे। इसके बावजूद राइट टीचर की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है ताकि वो जॉर्ज, मैनुअल और उस एएम नाम वाले बंदे का सच सामने ला सके। और अभी जैसा कि टीचर और उसके साथियों ने अटलांटिक सिटी में कोई भी होटल नहीं लिया था इसलिए राइट उन्हें रात में अपने कसिनो का सबसे बड़ा कमरा देता है। तो वहाँ बैठकर बियर पीते हुए वो लोग काफी देर तक लगातार बात करते हैं और फिर रात में सभी लोगों के सोने के बाद जब रीचर और कार्ला को नींद नहीं आती तो कार्ला तो कसिनो में जाकर गेम खेलने लग जाती है और रीचर साइड में बैठकर केल्विन की पेन ड्राइव से मिले हुए नंबर्स को फिर से देखने लग जाता है मगर काफी देर तक लगातार मत्था मारने के बावजूद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इस समय पर गेम खेलते हुए कार्ला बहुत सारे पैसों को जीत गई थी मगर उसी कसिनो के अंदर उस समय पर केजी भी मौजूद था जो कार्ला और टीचर के ऊपर नजर रखे हुए था। खैर भी पैसे जीतकर कार्ला और रीचर बाहर जाके थोड़ी देर बातें करने लग जाते हैं जिस दौरान कार्ला रीचर से थोड़ी सी रोमांटिक बातें करने की कोशिश करती है मगर टीचर का ध्यान फिलहाल के लिए सामने खड़ी एक काली गाड़ी के ऊपर था और उसके हिसाब से उन लोगों के उस गाड़ी के पास पहुंचते ही उसमें से काफी सारे लोग निकलकर उनके ऊपर हमला कर देते। तब कार्ला को भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है पर फिलहाल के लिए वो रीचर की बात को मान लेती है और तब वो दोनों साइड में मौजूद एक रेलिंग को टाप कर उसके दूसरी तरफ चले जाते हैं जिस दौरान रीचर तो एक कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ आ गया था और कार्ला जानबूझ के दूसरी तरफ चली गई थी ताकि सारे के सारे गुंडे उनके ऊपर एक साथ ना कूदे और वो लोग लड़ाई को आराम से जीत पाएं। क्या तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद रीचर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। इस दौरान केजे का एक आदमी उसको देखकर उसके पीछे आने लग गया था मगर उसके ऊपर जाते ही रीचर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है और उसकी कई हड्डियों को तोड़ने के बाद उसे उठाकर सीधा नीचे फेंक देता है।
इधर कार्ला भी एक आदमी से बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई करने लग गई थी, जिसे देखकर केजे वहाँ पर आकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लग गया था। मगर उतने में ही रीचर वहाँ पर पहुंचकर केजे को भी बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे मौत के घाट उतारने के बाद रीचर उसकी जेब से उसकी गाड़ी की चाबियों को लेता है, जिसको कार्ला के साथ चेक करने पर रीचर को गाड़ी के अंदर उसके और उसके साथियों की काफी सारी डिटेल्स मिलती हैं, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से श्योर हो गया था कि पक्का केजे उनकी पूरी यूनिट के पीछे है। क्या उस गाड़ी के अंदर एक पार्किंग टिकट और साथ ही एक फोन भी था, जिस दौरान रीचर सबसे पहले फोन को लेकर उसके आखिरी नंबर को डायल करता है और जब शॉन को केजे और उसके साथियों के मरने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर फिलहाल के लिए उसे इस बात का सुकून था कि उनके फोन की सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से रीचर उनको ट्रैक नहीं करवा सकता। तब रीचर भी गुस्से में फोन को काट देता है और उसे और क्लारा दोनों को ही झड़प के दौरान थोड़ी थोड़ी सी चोट आई थी, इसीलिए वो दोनों कैसीनो में मौजूद अपने रूम के बाथरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रीचर पहले अपनी दवाई लगाने के बाद कार्ला के भी दवाई लगा देता है। इधर दूसरी तरफ अगली सुबह एएम नाम का वो बंदा किसी आदमी से जाकर मिलता है और पता चलता है कि एएम ने उन आदमियों से एक ट्रक के अंदर जीपीएस लगाने के लिए कहा था और उस ट्रक के जरिए 650 की क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चीज तो डिलीवर करी जाने वाली थी और पक्का ये 650 वही था जिसके बारे में केल्विन अपने साथियों के साथ मिलकर पता करने की कोशिश कर रहा था। खैर इधर सुबह सुबह राय टीचर और उसके साथियों के रूम में खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि जॉर्ज और मैनुअल की लाशें न्यूयॉर्क में मिली हैं और इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी साफ हो गई है कि उनके कसिनो में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है। इसका मतलब कि रीचर के साथ ही कसिनो के किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे और उनका केस पैसों की चोरी से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। खैर अभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद रीचर को ये बात भी पता चलती है कि उसके बाकी दोनों साथियों को भी केल्विन की तरह बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करा गया था और बाद में उन्हें भी हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक कर उनकी जान ले ली गई। ये सारी बातें जानने के बाद रीचर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लग गया था, जहाँ पर जाने से पहले वो अपनी टीम के लिए हथियार और नए सेल फोन खरीदता है और फिर न्यूयॉर्क जाते समय रूसो की गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लग जाती है, जो देखने के बाद कार्ला ने रीचर के कहने पर गाड़ी रोक दी थी और रीचर की रूसो से हुई पुरानी झड़प की वजह से रूसो रीचर को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग गया था। तब डेविड रीचर का लॉयर बनकर उसके साथ पुलिस स्टेशन में जाता है और वहीं दूसरी तरफ कार्ला और नेगली न्यू एज कंपनी की डायरेक्टर मार्लो से मिलने के लिए चले गए थे, क्योंकि केजे की गाड़ी में जो उन्हें पार्किंग टिकट मिला था वो न्यू एज कंपनी का ही होता है। तो उसे उस पार्किंग टिकट के बारे में बात करने पर मार्लो बताती है कि वो टिकट ट्रेवर नाम के एक बंदे ने केजे को दिया था। जो बात जानने के बाद कार्ला और नेगली मार्लो से ट्रेवर के घर का एड्रेस मांगते हैं और मार्लो भी बिना देरी करे उन्हें ट्रेवर के घर का एड्रेस दे देती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रूसो रीचर से बातें करते हुए उसे ये बात बताता है कि वो सच में केल्विन के कातिल के बारे में जल्दी से जल्दी पता करना चाहता है, मगर रीचर और उसके साथियों की इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से उसके काम में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तब रीचर ये बात सुनने के बाद रूसो के ऊपर थोड़ा सा भड़क गया था और रूसो को भी रीचर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर फिलहाल के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करने के लिए मान जाते हैं ताकि कातिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। तब रूसो रीचर को आतंकवादी से जुड़ी एक फाइल दिखाता है जिसमें अजहरी महमूद नाम के एक वेपन ब्रोकर का जिक्र था और उसके नाम में ए और एम आता है। उसको देखने के बाद रीचर को शक होता है कि शायद वही असली कातिल है, मगर टीचर पूरी तरह से श्योर नहीं था क्योंकि केल्विन की पेन ड्राइव से उन्हें एएम नाम वालों की काफी लंबी लिस्ट मिली थी। इसीलिए तब रीचर रूसो को वो पूरी की पूरी लिस्ट देकर उन सभी लोगों के बारे में पता करने को कहता है और थोड़ी देर बाद रूसो उसको बताता है कि अभी कुछ समय पहले ही अलेक्जेंडर मारोपोलस नाम के एक बंदे ने न्यूयॉर्क की टिकट खरीदी है और बस 1 घंटे के अंदर उसकी फ्लाइट न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएगी। और सच में अलेक्जेंडर मारोपोलस के नाम से एएम ने ही टिकट खरीदी थी, जिसको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट करने के लिए रूसो और रीचर ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था, मगर उन लोगों की किस्मत खराब होने की वजह से एएम को इस चीज का एहसास हो जाता है और तुरंत ही शॉन को कांटेक्ट करके बताता है कि एयरपोर्ट पर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब उसे न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इधर होटल में कार्ला और नेगली केल्विन की फाइल में मिले अजीब नंबर के ऊपर बातें कर रहे थे, पर तभी उन्हें शक होता है कि शायद ये नंबर पिछले 7 महीनों में वर्किंग डेज को दर्शाते हैं और पक्का उन्हें उन नंबर से किसी बड़े माल के शिपमेंट की तारीख मिल सकती है। पर फिलहाल के लिए उन्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही होती और जब इसके थोड़ी देर बाद रीचर और डेविड भी होटल में पहुंच जाते हैं तो कार्ला और नेगली उन्हें भी ट्रेवर के घर के बारे में बताते हैं और रीचर रात में अपने साथियों के साथ वहाँ जाने का फैसला कर लेता है। मगर जैसे ही वो लोग ट्रेवर के घर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें घर के अंदर काफी सारे गुंडे छुपे हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने रीचर और उसके साथियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिससे गुस्से में रीचर अपने पास मौजूद एक डायनामाइट में आग लगाकर उसे घर के अंदर फेंक देता है और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ पूरे घर के परकच्चे उड़ जाते हैं। हालांकि इस दौरान भी उन गुंडों में काफी सारे लोग जिंदा बच गए थे, जिन्हें देखकर टीचर और उसके साथी अंदर जाकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं। पर इस लड़ाई के बीच में ट्रेवर नाम का वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर वहां पर से भागने लग गया था, जिसके बारे में समझ जाते ही रीचर उसकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है और नेगली घर की छत पर चढ़कर रीचर को गाड़ी की लोकेशन बताने लगती है, जिससे रीचर फाइनली ट्रेवर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने में कामयाब हो जाता है। मगर जैसे ही वो गाड़ी के पास जाकर ट्रेवर को गाड़ी के बाहर निकालता है तो अचानक हार्ट अटैक आने से ट्रेवर की वहीं पर मौत हो जाती है। तो रीचर को ट्रेवर के डॉक्यूमेंट देखने पर यह बात तो समझ में आ गई थी कि ट्रेवर खुद भी न्यू
न्यू एज कंपनी में ही काम करा करता था। इसलिए अपने होटल में वापस जाने के बाद रिचर्ड ये सारी चीजें अपने बाकी सारे साथियों को भी बताता है। अगर तभी वहाँ पर आकर रूसो उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लग गया था, क्योंकि उन लोगों ने उस घर के अंदर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करके बहुत ही खतरनाक काम करा था। तब रिचर्ड उसको वहाँ पर मौजूद गुंडों के बारे में सारी की सारी बातें बताता है, जो सुनने के बाद तो रूसो खुद भी हैरान रह गया था। पर टीचर को फिलहाल के लिए ये बात तो समझ आ गई थी कि उन्हें ट्रेवर के घर पर भेजकर जान से मरवाने की कोशिश न्यू एज की मार्लो ने ही करी थी, और कहीं ना कहीं मार्लो भी उस कातिल के बारे में जानती है और शायद उसके साथ मिली भी हुई है। अब ये सारी बातें जानने के बाद रूसो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जाकर न्यू एज की कंपनी के डेटा को अच्छे से चेक करेगा, पर तब तक के लिए वो रिचर्ड और उसके साथियों को शांत रहकर लिमिट में काम करने के लिए कहता है। मगर रूसो के जाने के तुरंत बाद ही रिचर्ड और उसके साथियों ने रूसो की वार्निंग के बावजूद अपना एक अलग ही प्लान बना लिया था, जिसके अकॉर्डिंग वो आज रात में ही न्यू एज के ऑफिस में जाकर वहाँ के सारे फाइल्स को चुराने वाले थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लोग चोरों की तरह न्यू एज के ऑफिस में घुसकर वहाँ पर से सारे के सारे डेटा और सारी फाइल्स को चुराकर अपने साथ ले आते हैं। इसके थोड़ी देर बाद उन फाइल्स को देखने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें न्यू एज के सारे स्टाफ की एक फोटो मिलती है, जिसमें उनका साथी टोनी भी शामिल था। उसी के बगल में शॉन नाम का वो बंदा भी खड़ा होता है, जो ये सारी की सारी चीजें करवा रहा था। मगर अभी टीचर और उसके साथियों को शॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और जैसा कि रूसो का इन्वेस्टिगेशन का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था और न्यू एज में चोरी की बात काफी ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए अगले दिन रूसो का बॉस मार्श उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटता है और फिलहाल के लिए रूसो की नौकरी जाते जाते बचती है। इस बीच रिचर्ड और उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर टोनी के न्यू एज के लोगों के साथ काम करने के बारे में बात कर रहे थे, और उस दौरान बाकी सबको लग रहा था कि शायद टोनी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से वो लोग रिचर्ड और उसके साथियों से 2 कदम आगे रहते हैं, क्योंकि टोनी को उनका मेंबर होने की वजह से उनके बारे में सब कुछ पता है। हालांकि रिचर्ड के हिसाब से टोनी कभी भी किसी गलत काम में किसी का साथ नहीं दे सकता था, और वो ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था जो अपने कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दे। लेकिन नाइगली और बाकी सब इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, और उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद टोनी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। खैर भी डेविड उन्हें न्यू एज के एम्प्लॉयज की एक लिस्ट दिखाता है, जिसे शॉन लीड कर रहा था, और उसका शक यही था कि शायद शॉन ने ही टोनी के साथ मिलकर उनकी टीम के ऊपर हमला करवाया होगा। इसलिए अब ना चाहते हुए भी रिचर्ड टोनी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी निकालना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद नाइगली को एम्प्लॉयज के ईमेल चेक करने पर पता चलता है कि टोनी और मार्लो के बीच में थोड़ी सी बातें हुई थी, और उसमें लिटिल विंग नाम की म्यूजिक एल्बम का जिक्र करा गया था। पर फिलहाल के लिए किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि लिटिल विंग का क्या मतलब है। तभी रिचर्ड को न्यू एज कंपनी के सबसे बड़े फेडरल डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है, जिसका नाम भी लिटिल विंग ही था, और ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक ट्रायल प्रोजेक्ट था। मगर इसके बारे में रिचर्ड और उसके साथियों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अभी के लिए बस उन्हें ये बात पता थी कि करप्ट सेनेटर लवा इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और उसी वजह से न्यू एज कंपनी को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हुए रिचर्ड को वो समय याद आता है जब उन्होंने अपने मिलिट्री के दिनों में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हीरोइन पकड़ी थी, मगर बाद में उसे अपने बेस पर लाकर चेक करने पर उनमें से एक हीरोइन का पैकेट कम था, जो बाद में टोनी की गाड़ी में मिला था। उस समय पर तो टोनी ने अपने आप को ये बोलकर बचा लिया था कि सारे पैकेट को यहाँ पर लाने के लिए उसकी गाड़ी का ही सहारा लिया गया था, तो हो सकता था कि उस दौरान वो पैकेट नीचे की तरफ सरक गया हो। अब प्रेजेंट टाइम में बाकी सबको ये बात याद आने पर वो सब भी यही समझ रहे थे कि शायद टोनी पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, मगर टीचर की वजह से वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाया, और अभी वो लिटिल विंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में इसी वजह से मदद कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इधर डेनवर में एएम नाम का वो बंदा अपना नाम बदलकर एक कॉस्मेटिक सर्जन अलगाजी से मिलता है, मगर उसके सामने बैठा डॉक्टर काफी हद तक उससे मिलता जुलता था। इसी वजह से एएम सबसे पहले उस बंदे को जान से मार देता है और अलजागी की आइडेंटिटी को ही चुरा कर वहाँ पर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जैसा कि रिचर्ड और उसके साथियों को लिवॉय से ही उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल सकता था, इसीलिए डेविड लिवॉय के लेजिस्लेटिव डायरेक्टर डैनियल के बारे में जानकारी निकालता है, जो पहले भी काफी सारे क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ था। और अब ये बात जानने के बाद रिचर्ड और उसकी टीम डैनियल को एक जाल में फंसाकर लिटिल विंग की डिटेल्स उगलवाने का प्लान बनाती है। तभी रिचर्ड के पास रूसो उसको कॉल करने के बाद कहता है कि साले भालू, तुझे किसने बोला था न्यू एज कंपनी में जाकर आतंक मचाने के लिए? इस पर रिचर्ड उससे ज्यादा बात ना करके उसे बताता है कि मैं जल्दी ही डैनियल को अपने जाल में फंसाने के लिए वॉशिंगटन में जाने वाला हूँ, और न्यू एज कंपनी की सारी एम्प्लॉय डिटेल मैं तुम्हें अपने आप भेज दूंगा। खैर अभी वॉशिंगटन जाने से पहले नाइगली और कार्ला मार्लो के घर पर जाकर वहाँ पर छानबीन करते हैं, मगर इस बार मार्लो अपने घर पर नहीं थी, और मार्लो का घर भी पूरी तरह से उलट पुलट पड़ा था, जहाँ की सिचुएशन को देखकर समझ में आ रहा था कि मार्लो को उन लोगों के बचने के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो जल्दीबाजी में पैकिंग करके अपनी बेटी और अपने पति के साथ वहाँ पर से निकल गई है। तब नाइगली और कार्ला को मार्लो के घर में एक पैसों से भरा हुआ बैग भी मिलता है, जिसको देखने के बाद वो रिचर्ड को इस बारे में सब बताते हैं, पर रिचर्ड फिलहाल के लिए उन्हें डैनियल को पकड़ने पर ध्यान देने को कहता है। अब वॉशिंगटन डीसी में एक इवेंट के दौरान डैनियल वहां पर जाने वाला था, इसीलिए नाइगली और कार्ला तैयार होकर वहां पर पहुंच जाते हैं, और कार्ला डैनियल से बातें करते हुए उसे अपने प्यार के जाल में उलझाने की कोशिश करती है, जिसमें वो थोड़ी ही देर में कामयाब भी हो गई थी। इस बीच रिचर्ड और डेविड पास के एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन नंबरों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर अलग अलग थ्योरीज को लगाने के बाद जब रिचर्ड दोनों रोज का सम करके उन्हें एक दूसरे से माइनस करता है, तो उसे पता चलता है कि दोनों रोज में 650 का फर्क था। तो ये 650 नंबर आखिरकार है क्या? रिचर्ड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता।
इसी बीच क्लारा डेनियल को अपने जाल में फंसाकर अपनी गाड़ी तक ले आती है और उसे ड्रग देते हुए सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही डेनियल ड्रग्स लेने वाला था तभी वहाँ पर सीजन 1 से टीचर का दोस्त फिनले पहुंच जाता है और उन दोनों को अरेस्ट करने का नाटक करके अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाता है। उतने में ही टीचर और डेविड भी नकली FBI एजेंट बनकर वहाँ पर पहुंच गए थे, जो किसी तरह से डेनियल के ऊपर दबाव डालने के बाद उससे उगलवा ही लेते हैं कि लिटिल विंग दरअसल एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो कमर्शियल प्लेन्स को मिसाइल से बचाने के लिए बनाई गई है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी मिसाइल्स भी बनाई जा सकती थी जो एक बार लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को किसी भी हालत में हिट करेंगी। लिवॉय को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए ही उसने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नए कानून पास करवाए और बाद में न्यू एज कंपनी के न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर में सॉफ्टवेयर का काम संभाला जाने लगा और डेनवर वाले हेडक्वार्टर में हार्डवेयर वाले पार्ट्स बनने लगे। और जैसा कि इस केस के बारे में पक्का होमलैंड सिक्योरिटी वाले भी छानबीन करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए टीचर और डेविड वहां पर जाने का फैसला करते हैं। और वहां पर टीचर की थोड़ी सी जान पहचान भी थी क्योंकि उसका भाई जोई होमलैंड सिक्योरिटी के लिए ही काम करा करता था। इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए टीचर अपने साथियों के साथ उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है जहाँ पर कहानी की शुरुआत वाली लड़ाई हुई थी और अब तक टीचर बाइकर गैंग के पंखे पाड़कर जॉन को भी धमका चुका था। क्या इसकी अगली सुबह रिचर्ड नाइगली और कार्ला को न्यू एज कंपनी की डेनवर वाली हार्डवेयर साइट पर भेज देता है और खुद डेविड के साथ डेविड के घर पर चला जाता है, जहां पर डेविड अपनी बीवी को उसके बच्चों के साथ उसके मायके में जाने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि शॉन कहीं ना कहीं अब उसके पीछे भी आएगा और ऐसे में डेविड की बीवी की जान को भी खतरा होगा। उधर तक कार्ला और नाइगली भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का वेश बनाकर न्यू एज के ऑफिस में पहुंच गई थी, जहाँ पर फैक्ट्री लीडर से लिटिल विंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के बाद उन्हें एक तगड़ा झटका लगता है क्योंकि लिटिल विंग की मिसाइल्स का सारा शिपमेंट सिर्फ 10 मिनट पहले ही वहाँ पर से रवाना हो चुका था। उधर मिसाइल से लदे डिलीवरी ट्रक को रास्ते में एएम के गुंडों ने रोक लिया था, जिनका सरदार ड्राइवर को गोली मारकर खत्म कर देता है और अपने साथियों के साथ उस ट्रक के ऊपर कब्जा करने के बाद एएम को भी बता देता है। उसके थोड़ी ही देर में वहां पर नाइगली और कार्ला भी पहुंच गए थे, जिन्हें देखकर एएम के गुंडों ने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। मगर कार्ला और नाइगली बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़के जैसे तैसे उन लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। मगर बदकिस्मती से उन गुंडों का सरदार उस ट्रक को वहां पर से लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड और डेविड फिलहाल के लिए एएम के बारे में जानने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां पर ऑफिसर से बात करके उन्हें पता चलता है कि असल में वो एएम कोई और नहीं बल्कि अजहर महमूद ही है, जो कि अलग अलग कंपनी से हाईटेक हथियारों को चुराने के बाद उन्हें बाहर के देशों को बेचता है, जिसके बदले में उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। पर अभी तक काफी सारे मिशन करने के बावजूद भी होमलैंड सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ नहीं पाए थे और हर बार किसी न किसी तरह से वो उनके चंगुल से निकल ही जाता था। ये बात जानने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि पक्का एएम और शॉन के बीच में कोई ना कोई डील हुई होगी, जिसकी वजह से शॉन एएम को सारी की सारी मिसाइल्स देने वाला है और इसके बदले में उसे एएम से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब रिचर्ड चाहते चाहते होमलैंड सिक्योरिटी वालों से कहता है कि बेशक से एएम तुम्हारे हाथ में ना आया हो, पर अगर एएम पहले मेरे हाथ में आ गया तो मैं उससे अपने दोस्तों की मौत का ऐसा बदला लूंगा जो कोई भी नहीं भूल पाएगा। अब हेडक्वार्टर से निकलने के बाद रिचर्ड के पास नाइगली का कॉल आता है, जो उसे मिसाइल्स वाले ट्रक के चोरी होने के बारे में बताती है। उस ट्रक के अंदर टोटल 650 मिसाइल्स थी और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि मिसाइल्स वाले सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टोनी के साइन थे, जिसका मतलब कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है और वो पक्का शॉन के साथ मिला हुआ है। ये बात सुनने के बाद तो रिचर्ड पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उस समय को याद करता है जब एक बार टोनी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद गोली खाई थी और रिचर्ड को उस दिन के बाद से ही समझ आ गया था कि टोनी सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसी वजह से प्रेजेंट टाइम में सारे सबूत टोनी के खिलाफ होने के बावजूद भी रिचर्ड को उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। अभी रिचर्ड जब अकेले रोड पर घूम रहा होता है तभी अचानक सेनेटर लवाई के 2 ऑफिसर रिचर्ड के पास पहुंचकर उसे अपने साथ वॉशिंगटन डीसी में लेकर चले जाते हैं, जहां की एक बिल्डिंग में लवाई अपने साथी डेनियल के साथ मौजूद था और उसे रिचर्ड और डेविड की डेनियल के साथ करी गई हरकत के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन वो रिचर्ड के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उल्टा रिचर्ड की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि लिटिल विंग प्रोजेक्ट को रोकने में मदद मिल सके और वो किसी भी हालत में गलत हाथों में ना जाए। असल में लवाई खुद भी पहले उस प्रोजेक्ट को भेजकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, मगर अब उसने अपने इरादे पूरी तरह से बदल दिए थे, क्योंकि अगर धोखे से भी ये टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के हाथ में लग जाती तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता था। खैर अभी इतनी बातें करने के बाद लवाई वहाँ पर से अपने साथियों के साथ निकल जाता है और तभी रिचर्ड के पास डेविड कॉल करके उसे केल्विन के फ्यूनरल पर बुलाता है, जहाँ पर रिचर्ड थोड़ी ही देर में अपने बाकी सारे साथियों के साथ पहुंच गया था। उसी दौरान नाइगली ये बात भी रिवील करती है कि उसने उस मिसाइल वाले ट्रक के बारे में पता करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, मगर अब तक उसे उस ट्रक की करंट लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब उस ट्रक के बारे में वो बस इतना अंदाजा लगा सकते थे कि उस ट्रक को किसी ऐसी जगह पर छुपाया गया होगा जहाँ पर पुलिस वाले ना पहुँच सके। और अभी रिचर्ड का मानना ये भी था कि जो भी केल्विन की मौत और इस हाईजैकिंग का जिम्मेदार है वो मिसाइल की डील के वक्त सामने जरूर आएगा। कि तभी टीचर की नजर रूसो के ऊपर पड़ती है, जो केल्विन की वाइफ और उसके बेटे को दिलासा देते हुए उनसे बात कर रहा था। मगर अभी टीचर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं रूसो भी एएम और उसके साथियों के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से अब तक उसने इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा चीजें पता नहीं करी हैं। इस बारे में उसके रूसो से बात करने पर रूसो उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारा दोस्त टोनी ही इस सब का जिम्मेदार है। इस बात से टीचर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो केल्विन के फ्यूनरल पर कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ वापस से जाकर खड़ा हो जाता है। मगर फादर के प्रेयर पढ़ने के बाद अचानक से टीचर की नजर सामने मौजूद एक स्नाइपर
स्नाइपर के ऊपर पड़ती है जो कार्ला को शूट करके जान से मारने वाला था, मगर टीचर एकदम सही टाइम पर कार्ला को नीचे झुकाकर बचा लेता है और वो गोली पीछे रखी केल्विन की फोटो के ऊपर लग जाती है। तो बाकी सारे आम लोग तो वहाँ पर से भाग गए थे, मगर टीचर और उसके साथ ही तुरंत ही उन स्नाइपर के पीछे पड़ जाते हैं, जिस दौरान उन्होंने एक स्नाइपर को शूट करके खत्म कर दिया था, जो देखने के बाद दूसरा स्नाइपर वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तब टीचर उस स्नाइपर का पीछा करने की कोशिश करने लग गया था, मगर अभी जैसे जैसे स्नाइपर एक गाड़ी में बैठकर वहाँ पर से भागने लग जाता है, पर किस्मत से तभी वहाँ पर रूसो अपनी गाड़ी लेकर आ गया था, जो टीचर को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस स्नाइपर का पीछा करने लग जाता है। अब उस दौरान रूसो की गाड़ी धीमे चलाने की वजह से वो लोग स्नाइपर की गाड़ी तक पहुंच नहीं पा रहे होते, जो देखकर टीचर पहले तो रूसो को बार बार स्पीड को बढ़ाने को कहता है, मगर जब रूसो उसकी बात को नहीं मानता तो टीचर जानबूझकर एक्सीलरेटर पर पैर रखकर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए गाड़ी को स्नाइपर की गाड़ी से ठोक देता है। इसके बाद टीचर तुरंत ही स्नाइपर को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद रूसो को मुंडी दूसरी तरफ घुमाने को कहता है, और स्नाइपर को थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें स्नाइपर से टोनी ने करने के लिए बोली थी, और आज रात में वो उसे एक घर में मिलकर इस सबके पैसे देने वाला था। ये बात सुनने के बाद तो टीचर के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, और रात होने पर टीचर और नाइगली उस स्नाइपर को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर टोनी उसे पैसे देने वाला था। वो एक सुनसान सी बिल्डिंग थी जिसके अंदर टीचर जानबूझकर सिर्फ स्नाइपर को भेजता है, पर उसने जाने से पहले स्नाइपर के फोन में कॉल चालू कर दी थी ताकि अंदर होने वाली बातों को टीचर और नाइगली दोनों सुन सके। मगर अभी स्नाइपर की बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो स्नाइपर वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद तो टीचर और नाइगली दोनों के होश उड़ चुके थे, जिसके बाद वो कार्ला और डेविड के साथ एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर वो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रूसो आकर बताता है कि एक स्टोर के सीसीटीवी में उन लोगों ने मार्लो और उसकी बेटी को देखा है। अभी उस स्टोर के बाहर जाने पर उन्हें मार्लो की गाड़ी भी मिल जाती है, पर वो गाड़ी पूरी तरह से खाली थी, जिसके बाद जब टीचर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो वीडियो में मार्लो जल्दी जल्दी कुछ सामान खरीद रही थी और उसकी बेटी वहाँ पर निंटेंडो स्विच से खेल रही थी। तब उसको देखकर नाइगली सबसे मार्लो के घर पर वापस से चलने को कहती है, क्योंकि वहाँ पर से वो जेनी के निंटेंडो गेम का आईपी एड्रेस निकालकर उसकी करंट लोकेशन को ट्रैक कर सकती थी, इसीलिए सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और नाइगली अपने काम में लग जाती है। उसे इस काम में थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला था, इसीलिए टीचर फिलहाल आराम करने के लिए ऊपर वाले रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में कार्ला उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लग गई थी। और वहीं दूसरी तरफ एएम ने एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करी होती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाली आकर एएम से उसकी आईडी मांगती है, जो शुरू में तो एएम ने दे दी थी, मगर जैसे ही पुलिस वाली को इस बात का अंदाजा होता है कि वो आईडी पूरी तरह से नकली है तो इसके अगले ही पल एएम पकड़े जाने के डर से उस पुलिस वाली को चक्कू मारकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रूसो अपने बॉस मार्श के घर पर जाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उससे ये बात पता चली थी कि अभी कुछ समय पहले मार्श ने ही टीचर की लोकेशन के बारे में शॉन को बताया था, और इसी वजह से टीचर और उसके साथियों के ऊपर रेस्टोरेंट के बाहर मोटरसाइकिल गैंग ने हमला करा। इस पर मार्श सफाई देते हुए बताता है कि ये सब उसने अपनी हिफाजत के लिए किया था, क्योंकि शॉन ने उसके पास आकर इस जानकारी के बदले में उसे एक बहुत ही मोटी रकम ऑफर करी थी, पर अगर वो शॉन की बात को नहीं मानता तो शॉन और उसके साथी मिलकर उसको जान से मार देते। ये बात बताने के बाद मार्श रूसो को भी शॉन से रिश्वत लेकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है, मगर रूसो इस बात से मार्श पर बहुत ज्यादा भड़क कर उसे गालियां देता है और वहाँ पर से निकल जाता है। इधर अब तक नाइगली ने अपने दिमाग की मदद से जेनी और मार्लो की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था, जो फिलहाल के लिए मार्लो के घर में छुपे हुए थे, और ये बात जानने के बाद रिचर्ड एक प्लान बनाता है और मार्लो के दोस्त के घर के बाहर जाने के बाद मार्लो के दोस्त को जैसे तैसे घर से बाहर निकालकर उसको मार्लो को बाहर बुलाने के लिए कहता है, जिस पर शुरुआत में तो मार्लो का दोस्त नहीं मान रहा था, मगर बाद में रिचर्ड की धमकी की वजह से उसे मार्लो को घर के बाहर बुलाना ही पड़ता है। तब मार्लो लोगों को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और सारी चीजें खुद ही बताने लगती है कि उसने बस शॉन के कहने पर जानबूझकर उन लोगों को ट्रेवर के घर का गलत एड्रेस दिया था, जहाँ पर काफी सारे गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे और शॉन उन्हें बहुत पहले से जान से मरवाना चाहता था। अब ये बात जानने के बाद जब रीचर उससे टोनी के बारे में पूछता है तो मार्लो उसे बताती है कि टोनी तो असल में शॉन को किसी भी हालत में रोकना चाहता था। उसे इस बारे में पता चला था कि लिटिल विंग वाले प्रोजेक्ट की चिप के अंदर जानबूझकर शॉन खराबी कर उन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसको वो फैक्ट्री से बाहर निकालकर किसी तरह से सही करवा लेगा और बाद में किसी को बेच देगा। उसी बारे में छुपकर वो खुद भी रिसर्च करने में लगा हुआ था, मगर किसी तरह से उसकी रिसर्च पूरी तरह से फेल हो गई और शॉन ने उसे गायब करवा दिया। और दरअसल शॉन को टोनी से ही उसके साथियों के बारे में पता चला था, क्योंकि टोनी इस बात को जानता था कि उसके साथी उसके गायब होने के बाद उसे ढूंढते हुए शॉन तक जरूर पहुंच जाएंगे। तब मार्लो रिचर को ये बात भी बताती है कि वो सच में शॉन के साथ काम नहीं करना चाहती और उसने बस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शॉन के कहने पर ये सब करा था, पर अब वो शॉन को पकड़वाने में पूरी तरह से मदद करेगी। इस बात को सुनने के बाद रिचर एक प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने मार्लो की बेटी को रूसो को सौंपकर उसे किसी सेफ लोकेशन पर जाने के लिए कह दिया था, जिसके बाद मार्लो रिचर के कहने पर शॉन को कॉल करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर रिचर और उसके साथी पहले से मौजूद होते और शॉन के आने पर उसे आसानी से पकड़ लेते। तब शॉन भी वहाँ पर आने के लिए मान जाता है और सारी चीजें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं, मगर इसी बीच शॉन के कुछ गुंडे रूसो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक मार्श ने रूसो की सारी बातें शॉन को बता दी थी और शॉन अब किसी भी हालत में रूसो को भी मरवाना चाहता था। अब इस बारे में रिचर को पता चलने पर वो तुरंत ही नाइगली, कार्लो और डेविड को रूसो की मदद करने के लिए भेज देता है, क्योंकि मार्लो के सामने शॉन लगभग पहुंच ही गया था और किसी को वहां पर रुकने की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
पर अब तक रूसो के ऊपर हुए हमले के बारे में मार्लो को भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के लिए परेशान होने लग जाती है। और गाड़ी में बैठा हुआ शॉन जब मार्लो के चेहरे पर ये परेशानी देखता है तो उसे रीचर की पूरी चाल समझ में आ जाती है। इसी वजह से वो तुरंत ही अपने साथियों से मार्लो को भी खत्म करने के लिए कहता है, जिस दौरान रीचर जैसे तैसे मार्लो को बचाकर अपने साथ साइड में ले गया था। और तभी वहाँ पर नेगली अपनी गाड़ी लेकर आ गई थी, जिससे रोककर रीचर मार्लो को भी उनकी गाड़ी में बैठा देता है और उनके जाने से पहले गाड़ी में पड़ी बंदूकों की कुछ मैगजीन को उठाकर बाहर आकर शॉन के साथियों को पूरी तरह से मारने लग जाता है। उस दौरान वो लोग भी अलग अलग होकर रीचर को ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे, जिसकी वजह से रीचर को उन्हें खत्म करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और अब सभी लोगों को खत्म करने के बाद वो सीधा शॉन के पीछे लग जाता है। अब शॉन को भी रीचर ने लगभग पकड़ ही लिया था, मगर तभी अचानक वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आके रीचर की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रीचर को साइड में जाकर छुपना पड़ गया था। और उसी बीच शॉन उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उस दौरान रीचर लगातार हेलीकॉप्टर की तरफ गोलियां चला रहा था, मगर एक भी गोली हेलीकॉप्टर पर नहीं लगती और शॉन आखिरकार वहाँ पर से भाग ही जाता है। दूसरी तरफ रूसो की जान अभी भी खतरे में थी और नेगली और बाकी सब उससे काफी ज्यादा दूर थे। तब रूसो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को एक दूसरे रोड पर मोड़ता है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे जाने के बाद रोड पर रास्ता खत्म हो चुका था। इसी वजह से रूसो को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और तब वो गाड़ी से बाहर आने के बाद अपनी जान की परवाह किए बिना मार्लो की बेटी को वहाँ पर से भागने के लिए कहता है और खुद गुंडों के सामने जाकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। तब रूसो ने कुछ गुंडों को जान से मार दिया था, पर अभी कुछ गोली उसके लग जाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उस समय तक एक गुंडा मार्लो की बेटी के पास पहुंचकर उसको भी बस जान से ही मारने वाला था कि तभी नेगली पीछे से उस गुंडे को अपनी गाड़ी से कुचलकर खत्म कर देती है और जल्दी से रूसो के पास जाती है। मगर अब तक रूसो का बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो नेगली के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। इस बारे में रीचर को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में सीधा सुबह मार्च के घर पर जाता है, जहां पर मार्च को बुरी तरह से धमकाने के बाद वो मार्च से मीटिंग की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर मार्च को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो रीचर को ये बात भी पता चलती है कि असल में नेगली ने जिस बंदे को पिछली रात गाड़ी से ठोका था वो अभी भी मरा नहीं है और हॉस्पिटल में है, जिससे उस डील की लोकेशन के बारे में पक्का पता होगा। ये जानने के बाद जब रीचर वहाँ पर से निकलने वाला था तो अचानक से मार्च अपनी गन निकालकर उसको शूट करने की कोशिश करता है, मगर टीचर अपने सेल्फ डिफेंस पे मार्च को शूट करके खत्म कर देता है। इस बीच डेविड और कार्ला ने मार्लो और उसकी बेटी जेनी को सही सलामत बफेलो की तरफ पहुंचा दिया था, ताकि वहां पर जाने के बाद वो पूरी तरह से सेफ रहें, क्योंकि उस जगह पर उन्हें कोई भी नहीं जानता होगा। दूसरी तरफ रीचर और नेगली फिलहाल के लिए नर्सिस का बेस बनाकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, ताकि वो शॉन के घायल साथी से बात करके उससे मीटिंग की लोकेशन के बारे में जान सके, जहां पर पहले तो शॉन का साथी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, मगर बाद में जब टीचर उसका गला पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से धमकाता है तो शॉन का वो बंदा उसे ये बात तो बता देता है कि वो मीटिंग असल में कल ही होने वाली है, मगर उस मीटिंग की लोकेशन के बारे में भी उस बंदे को कुछ भी पता नहीं होता। ये सारी बातें जानने के बाद टीचर उससे रूसो की मौत का बदला लेने के लिए उसकी आईवी ड्रिप में जहर इंजेक्ट कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर में उस बंदे की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब इसके बाद रीचर और नेगली वहाँ पर से निकल रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर शॉन के एक साथी के ऊपर पड़ी, जो नकली नर्स का भेष बनाकर ग्रांट को मारने के लिए ही जा रहा था। पर अभी वो रीचर और नेगली को देखकर वहाँ पर से भागने लग जाता है और तब रीचर और नेगली भी उसका पीछा करते हैं और तब एक जगह पर नेगली उससे बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई करने लग जाती है। उस दौरान वो बंदा नेगली के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर पहुंचकर उसको ढेर कर देता है और शॉन को कॉल करके उसके साथी के नाकाम होने के बारे में बताता है। पर उस दौरान शॉन से बात करने के बाद तो टीचर के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे, क्योंकि इस बार शॉन उसकी बातों से घबरा नहीं रहा था, क्योंकि अब तक उसने कार्ल और डेविड को किडनैप करके अपने पास बुलवा लिया होता है। ये बताने के बाद शॉन टीचर और नेगली को एक खास बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तब रीचर कुछ सोचते हुए शॉन से झूठ बोलता है कि नेगली इस हमले के दौरान मारी जा चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और अगर वो अभी शॉन के पास आएगा तो पुलिस वाले उसका पीछा करते हुए शॉन तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए तब रीचर उसके पास रात में आने का वादा करता है और शॉन भी उसकी बात मानकर कॉल को काट देता है। इसके बाद रीचर सीधा लवाई के पास कॉल करके उससे शॉन को खत्म करने के लिए मदद मांगता है, जिस पर सेनेटर लवाई भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान गया था। उसी रात रीचर शॉन के हेडक्वार्टर में चला जाता है और नेगली बाहर रहकर अपनी स्नाइपर लेके बैठी रहती है, ताकि लड़ाई होते ही वो बाहर मौजूद लोगों का खात्मा करना शुरू कर सके। अभी बिल्डिंग के अंदर रीचर के शॉन से मिलते ही शॉन ने उसे हथकड़ियों से बंधवा दिया था, जिसके बाद वो उसे डेविड और कार्ला के पास लेकर चला जाता है, जो खुद भी एक स्ट्रेचर पर रस्सियों से बंधे हुए थे। अब वैसे अब तक शॉन को नेगली के जिंदा होने और टीचर के झूठ के बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से वो रीचर को टॉर्चर करने वाला होता है, मगर टीचर अपने बंधे हाथ होने के बावजूद भी शॉन के साथियों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तब उसको काबू में करने के लिए शॉन अपनी बंदूक निकालकर डेविड के पैर के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए रीचर को रुकना पड़ गया था। जिसके बाद शॉन टीचर को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि नेगली कहां पर है और उनके आगे का प्लान क्या है, मगर टीचर उसे इस बारे में कुछ भी न बताकर उससे टोनी के बारे में जानने की कोशिश करता है। जिस दौरान शॉन उसको एक डब्बी में रखी टोनी की आंख दिखाते हुए बताता है कि वो टोनी को बहुत ही पहले मार चुका है और उसने टोनी की आंख को अपने पास इसी वजह से रखा था ताकि अगर वो कंपनी में कहीं पर भी जाए तो टोनी की आंख का इस्तेमाल करके वो बाद में उसे ही फंसा सके। ये बात सुनने के बाद टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इधर अब तक बाहर नेगली
को समझ में आ चुका था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसी वजह से वो अपनी स्नाइपर से बाहर मौजूद गार्ड्स का भेजा उड़ाना शुरू कर देती है और लवाई को कॉल करके उसके सबसे बेहतरीन साथियों को भेजने के लिए कहती है। इसके कुछ ही देर में लवाई के साथी पैराशूट लेकर शॉन की बिल्डिंग में जाने लग गए थे, जिस बारे में शॉन को पता चलने पर वो तुरंत ही अपने साथियों से डेविड और कार्ला को हेलीकॉप्टर में डालने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उन दोनों को भी हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक कर जान से मारने वाला था। तब शॉन के साथी ऐसा कर देते हैं और उस दौरान टीचर उनकी जान बचाने के लिए अपने जूते में छुपाई हुई एक कील को निकालकर अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लग जाता है और इसके थोड़ी ही देर में लवाई के लोग भी नीचे आकर नाइगली के साथ अंदर मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान टीचर भी खुद को खोलकर शॉन के साथियों के ऊपर टूट पड़ा था, पर अब तक शॉन जैसे तैसे अपने बचे हुए एक आदमी के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगता है। मगर अभी हेलीकॉप्टर के थोड़ा सा हवा में जाते ही टीचर हेलीकॉप्टर के साथ अटक गया था और जब शॉन का साथी कार्ला को स्ट्रेचर समेत हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने के लिए हेलीकॉप्टर के पीछे का दरवाजा खोलता है तो टीचर हेलीकॉप्टर के अंदर आकर उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिस दौरान टीचर ने शॉन के ऊपर भी 2-4 हाथ साफ कर दिए थे। अब वैसे इस लड़ाई के बीच में कार्ला हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने वाली थी, मगर सही समय पर टीचर उसका स्ट्रेचर पकड़कर उसकी जान को बचा लेता है और तब कार्ला भी अपने आप को जैसे तैसे फ्री करवाकर हेलीकॉप्टर में वापस आने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद उसने डेविड को भी फ्री कर दिया था और अभी टीचर शॉन को बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने वाला होता है कि तभी शॉन टीचर से उसकी जान बख्शने की भीख मांगते हुए कहता है कि वो उसे एएम की लोकेशन के बारे में बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मगर टीचर अभी उसकी बात को नहीं सुनता और सीधा शॉन को नीचे फेंक कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद नाइगली हेलीकॉप्टर के पायलट के पास जाकर उसे धमकाने लग गई थी और उसने पायलट से हेलीकॉप्टर को उसी जगह पर ले जाने के लिए कहा था जहाँ पर शॉन उसे लेकर जाने वाला था। तब पायलट भी डर के मारे उन्हें अपने साथ एक घर के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में एएम भी पहुंच गया था, जो अंदर आने पर टीचर और उसके साथियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तब टीचर, कार्ला, डेविड और नाइगली वो चारों मिलकर एएम को शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद टीचर उसके पास मौजूद पैसे वाले बैग को उठाकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर अभी भी वो पायलट और कंपनी में काम करने वाला एक साइंटिस्ट मौजूद था, जिन्हें देखने के बाद टीचर ने उन्हें वहाँ पर से जाने के लिए कह दिया था। पर जैसे ही वो लोग वहाँ पर से हेलीकॉप्टर को लेकर भागने की कोशिश करते हैं तभी नाइगली एक मिसाइल से हेलीकॉप्टर को शूट करके ब्लास्ट कर देती है। पर इसके अगले ही पल लिवाई के तीनों साथी टीचर और उसके साथियों के ऊपर बंदूकें तान देते हैं, क्योंकि लिवाई अभी भी उस मिसाइल की चिप को हासिल करके खुद अमीर बनना चाहता था। लेकिन अभी उन लोगों के गोली चलाने से पहले ही वहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी वाले पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि टीचर को लवाई की हरकत के बारे में पहले से अंदाजा होता है और उसी वजह से उसने होमलैंड सिक्योरिटी वालों को इस जगह की लोकेशन के बारे में पहले ही बता दिया था। दूसरी तरफ अभी होमलैंड सिक्योरिटी वाले लवाई के ऑफिस में पहुंचकर उसको भी पकड़ लेते हैं और अभी जैसा कि टीचर $65 मिलियन को अपने साथ लेकर आ गया था, तो फिलहाल के लिए वो अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जाकर उन सभी पैसों को टोनी, केल्विन, मैनुअल और अपने बाकी साथियों की फैमिली में बांट देता है और खुद अपने पास एक ढेला भी नहीं रखता। अब इससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शाम के समय में टीचर अपने साथियों के साथ एक बोनफायर के पास बियर पीता है और काफी देर तक सबसे बातें करने के बाद वो सब साथ में एक फोटो खींचते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठने पर टीचर के पास कार्ला एक टूथब्रश लेकर आती है, जो टीचर ने उससे मंगवाया था, क्योंकि उसके पास ब्रश खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब कार्ला से थोड़ी देर बात करने के बाद टीचर अब आखिरी बार नाइगली से भी मिलता है और उसके साथ बातें करते हुए बस डिपो पर पहुंचकर एक बस में चढ़ के अपने पूर्वजों की तरह दर दर भटकने के लिए सुकून से निकल पड़ता है। अब जहाँ टीचर ने शहर की गंदगी को बाहर से साफ किया, वहीं एक ऐसा एजेंट भी है जो सिस्टम के सबसे अंधेरे कोने यानी कि जेल की सलाखों के पीछे बैठकर एक भयानक तूफान का इंतजार कर रहा है। अब हम दाखिल हो रहे हैं मार्क मीचम की दुनिया में, जो एक ऐसा एजेंट है जिसे मौत का भी डर नहीं लगता और फिलहाल के लिए वो जेल के अंदर सभी कैदियों का बाप बनकर बैठा हुआ है। टीचर के लिए इंसाफ एक रास्ता था, मगर मार्क के लिए इंसाफ एक काउंटडाउन है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी की वजह से उसके पास वक्त बहुत ही कम है। पर इस बीमारी के बावजूद इस बाप को जेल से बाहर तब आना पड़ता है जब एक बेलारूसी आतंकवादी मार्क के शहर लॉस एंजलिस को उड़ाने के इरादे से लॉस एंजलिस में कई हजार किलो RDX लेकर दाखिल हो जाता है। पर क्या मार्क अपनी आखिरी सांस लेने से पहले लॉस एंजलिस को बचा पाएगा? मार्क की पूरी कहानी जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करें। अगर आप लोग मार्क मीचम की कहानी को पहले देख चुके हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक करके टीचर के फर्स्ट सीजन को भी देख सकते हो। और फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में इस बात को बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि क्या आप लोगों के लिए मुझे टीचर के थर्ड सीजन को लेकर आना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। पर नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए टाटा और गुड बाय।